दोस्तों एक सवाल है और ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा राज्य जहां 15 साल तक एक ही लीडर का राज था, जहां लोग सीरियसली कहते थे दीदी के बिना कुछ नहीं होता, वहीं अचानक लोग चुपचाप वोट डालते, कोई शोर नहीं, कोई नारा नहीं, और अगली सुबह पूरा सिस्टम उलट जाता है, तो क्या आप मानोगे? और अगर मैं ये कहूं कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था, एक ऐसा एक्सप्लोजन जो सालों से अंदर सिमर कर रहा था, तो क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी हार गई, असली सवाल ये है क्या जनता ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब आराम से बैठो, इमेजिन करो हम चाय पर बैठे हैं और बिना जल्दी के पूरी कहानी समझते हैं। पश्चिम बंगाल ये सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये सोच है, ये आइडेंटिटी है, ये कल्चर है। यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ पावर नहीं, ईगो, सम्मान और आइडियोलॉजी का मिक्स है। और इसी बंगाल में एक समय ऐसा था जब सिर्फ एक नाम चलता था, ममता बनर्जी। 2011 ये साल सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये रिबेलियन था। 34 साल का लेफ्ट खत्म हुआ और ममता बनर्जी एक होप बनकर आई। लोगों को लगा अब सिस्टम बदलेगा, और शुरुआत में बदला भी। लेकिन यही एक चीज समझनी पड़ेगी, पावर हमेशा शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब पावर लंबे समय तक चलता है। धीरे धीरे सिस्टम नीचे से बदलने लगता है, लोकल लीडर्स पावरफुल हो जाते हैं, कट मनी कल्चर फैलता है और एक इनविजिबल प्रेशर बन जाता है, हमारे थ्रू ही काम होगा, और आम आदमी धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, जब जनता चुप हो जाती है तो वो कमजोर नहीं होती, वो ऑब्जर्व कर रही होती है, वो कंपेयर कर रही होती है, वो याद रख रही होती है कि जब मौका मिलता है तो एक ही बार में जवाब दे। और 2026 वही मौका था। अब नंबर्स को थोड़ा फील करो। भारतीय जनता पार्टी जो कभी आउटसाइडर मानी जाती थी, जहां उनकी 2 सीटें थी, धीरे धीरे ग्राउंड पर काम कर और फिर 200 प्लस सीटें जीत लेती है। और टीएमसी जो अनबीटेबल लगती थी, वो 100 के अंदर, मतलब ये सिर्फ हार नहीं, ये कॉन्फिडेंस का कोलैप्स है। और यहाँ पहली बड़ी लर्निंग कि पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा वेपन जनता है, और जब जनता स्विच करती है तो पूरा गेम बदल जाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट महिलाएं, हाँ वही महिला है जो टीएमसी की बैकबोन थी, स्कीम्स थी, पैसा था, डायरेक्ट बेनिफिट था। लेकिन इस बार माइंडसेट बदल गया। क्यों? क्योंकि एक चीज है जो हर स्कीम से बड़ी होती है, सुरक्षा और सम्मान। जब कुछ घटनाएं सोसाइटी को हिला देती है, तब कुछ स्टेटमेंट्स लोगों को चोट पहुंचाते हैं, वो सिर्फ न्यूज नहीं रहती, वो पर्सनल हो जाती है। और जब पॉलिटिक्स पर्सनल हो जाए तो रिजल्ट बदलता है। और यहाँ एक कहानी आती है जो पूरे चुनाव की डायरेक्शन बदल देती है। रत्नाथ देवनाथ कोई बड़ा पॉलिटिकल नाम नहीं है, बस एक माँ जिसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने सिस्टम से जस्टिस मांगा, जब सिस्टम ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने खुद सिस्टम बनने का फैसला किया। अब इमेजिन करो, एक माँ मंच पर खड़ी है, रो रही है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ दर्द, और पूरा स्टेट कनेक्ट कर जाता है। लोग कहते हैं ये हमारी आवाज है, और वो जीत जाती है। ये सिर्फ एक सीट नहीं है, इमोशन की जीत है, और पॉलिटिक्स में इमोशन सबसे पावरफुल फैक्टर होता है। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स को ऐसे सिंपल तरीके से समझना चाहिए, तो ऑनेस्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम नॉइज नहीं, क्लैरिटी देते हैं। और कमेंट में जरूर बताना आपके हिसाब से ये बदलाव सही था या रिस्की। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल, ये फैक्टर बहुत अंडररेटेड है। नॉर्थ बंगाल के लोग सालों से फील कर रहे थे कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, सारा फोकस कोलकाता पर ही क्यों, और जब मौका मिला उन्होंने वोट से जवाब दिया। वही साउथ बंगाल जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वही लोग लोकल इश्यू से परेशान हो गए। सिंडिकेट राज, करप्शन, प्रेशर, मतलब एक तरफ निग्लेक्ट, दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन, और जब ये दोनों मिलते हैं तो रिजल्ट बदलता है। यहाँ दूसरी बड़ी लर्निंग कि अगर डेवलपमेंट इक्वल नहीं होगा तो बैकलैश जरूर आएगा। अब एक और एंगल, मुस्लिम वोटर, पहले इसे फिक्स्ड सपोर्ट माना जाता था, लेकिन इस बार चेंज दिखा। क्यों? क्योंकि नई जनरेशन प्रैक्टिकल हो गई है। उन्हें सिर्फ आइडेंटिटी नहीं चाहिए, उन्हें फ्यूचर चाहिए, जॉब्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और जब ये नहीं मिलता तो वो सोच बदलते हैं। यहाँ तीसरी लर्निंग कि वोटर अब इवॉल्व हो चुका है, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। अब भद्र लोग, मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं। जब ये लोग सिस्टम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो चेंज तय हो जाता है, और इस बार यही हुआ। अब एक और डीप पॉइंट यहाँ पर ये भी है, फियर फैक्टर। बंगाल में पॉलिटिक्स में एक चीज हमेशा रही है, फियर, लेकिन इस बार धीरे धीरे वो फियर ब्रेक हुआ। जब वोटर को लगा कि अब चेंज पॉसिबल है तो उसने खुलकर वोट किया, और जब डर खत्म हो जाता है तो डेमोक्रेसी अपनी असली ताकत दिखाती है। अब सबसे रिलेटेबल फैक्टर, माइग्रेशन। बंगाल के लाखों युवा बाहर काम करने जाते हैं, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, और जब वो वापस आते हैं तो कंपेयर करते हैं, वहां ग्रोथ है, यहाँ क्यों नहीं है? और यही सवाल डेंजरस होता है, क्योंकि खाली जेब आइडियोलॉजी नहीं समझती। यहाँ चौथी लर्निंग कि इकोनॉमी हर इलेक्शन का हिडन हीरो होता है। अब थोड़ा डीपर चलते हैं। ये सिर्फ जनता का गुस्सा नहीं था, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी थी।
ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डोर टू डोर कनेक्ट, लोकल लीडरशिप बिल्ड करना और धीरे धीरे नैरेटिव शिफ्ट करना। और जब नैरेटिव बदलता है तो रिजल्ट बदलता है। अब एक इमोशनल पॉइंट, ये इलेक्शन सिर्फ वोट नहीं था, ये रिएक्शन था। ईयर्स ऑफ साइलेंस का रिएक्शन, फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन। और जब रिएक्शन आता है तो वो कंट्रोल नहीं होता, वो स्वैपिंग होता है। अब आखिरी सवाल, क्या ये एंड है? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई एंड नहीं होता। ममता बनर्जी जैसी लीडर इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उन्होंने 34 साल की लेफ्ट को हराया था, तो कमबैक करना उन्हें आता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत एंड नहीं है, बिगिनिंग है। अब असली चैलेंज शुरू होता है। एक्सपेक्टेशन, लोगों ने सिर्फ वोट नहीं दिया, उम्मीद दी है। जॉब्स चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अगर डिलीवर किया तो ये जीत हिस्ट्री बन जाएगी, और अगर नहीं किया तो जनता फिर चेंज करेगी, क्योंकि अब वोटर जाग चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये कहानी है डेमोक्रेसी की, रियल पावर की, जहां एक वोट पूरी हिस्ट्री बदल देता है। अब आप बताओ, आपके हिसाब से ये बदलाव सही था या सिर्फ गुस्से का एक्सप्लोजन? नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम न्यूज नहीं, पूरी कहानी समझते हैं। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।